बच्चों लोग आज के सेशन में लोग सीखने वाले हैं। जो पहला टॉपिक अपना होगा होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक, अब ध्यान देना इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आपको याद होना चाहिए, हर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। हर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है बच्चों लोग? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि हर मेटल कितने लिगेंड्स को अटैच करना चाहता है। हर मेटल कितने लिगेंड्स को अटैच करना चाहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। ध्यान देना, तो स्कैंडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है, वैंडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा 6 होगा, क्रोमियम का भी 6 होगा, Mn का भी 6 होगा। जब हम बात करते हैं आयरन का, तो ध्यान देना आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर आपका लिगेंड कार्बन मोनोसाइड होगा तो उस केस में 5 होगा। अगर लिगेंड कार्बन मोनोसाइड होता है उस केस में क्या होता है 5 होता है। और अगर लिगेंड हीमोग्लोबिन होगा तो हीमोग्लोबिन के केस में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, यानी इसमें 4 लिगेंड अटैच होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 नॉर्मली, बट अगर हलाइड होगा यानी क्लोरीन माइनस ऐसा कुछ लिगेंड्स अगर होगा तो समटाइम क्या होता है 4 भी शो करता है। समटाइम कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को भी शो करता है इन केस ऑफ हालाइड। ठीक है, समटाइम हालाइड के साथ क्या होता है 4 को भी शो करता है। ठीक है, निकल का हम बात करें चलो, तो निकल में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। निकल का जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बट समटाइम अगर लिगेंड न्यूट्रल हो जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, EN हो गया, इन सब केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है 6 भी होगा। ठीक है, तो निकल का नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, बट वाटर, अमोनिया, EN इन सारे केसेस ऐसा कुछ केसेस है जहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। ठीक, इसलिए बात करते हैं कॉपर का, तो कॉपर का नॉर्मली क्या होता है 4 होता है। ठीक है, जिंक का अगर बात करोगे तो जिंक का भी क्या होता है नॉर्मली क्या होता है 4 होता है, बट अगर वाटर या अमोनिया हो तो उसके इसमें 6 पॉसिबल है। 6 पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन मेटल का क्या होगा कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि स्कैंडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस ग्रुप का जो मेटल्स होता है Y और L है उसका भी क्या होगा 6 होगा। अगर बोलते हैं कि Mn का अगर 6 है तो उसके नीचे इसके डाउन द ग्रुप में कौन कौन सा मेटल होता है, इसके डाउन द ग्रुप में TC और RE होगा। इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 आप सोच सकते हो। 6 आप सोच सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करते हम, तो हम क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिमिलर ही होता है। तो अगर आपको पहले मेंबर का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर याद है तो नीचे वाले मेंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर को आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना निकल के नीचे ग्रुप में क्या होता है PDPT होता है। तो निकल नीचे PDPT में भी क्या होता है इनका भी कोऑर्डिनेशन में क्या 4 होगा, बट कभी कभी जैसे अमोनिया सब वाले केस में क्या होगा 6 हो सकता है। क्या हो सकता है 6 हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप, यानी 4 और 6 दोनों पॉसिबल है। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादा जनरल केस क्या होगा 4 होगा, कभी कभी 6 शो कर सकता है, कभी कभी 6 शो करेगा। ठीक, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना आप लोग को है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना के दिया हुआ आपको CrH2 all 6 Cl3
और बोला गया है कि इस कॉम्प्लेक्स में हम डालते हैं H2SO4। आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और वाटर को निकालता है। यहाँ पे कौन सा वाटर निकलेगा, जो वाटर ब्रैकेट के बाहर होगा, जो वाटर ब्रैकेट के बाहर होगा वही लॉस करेगा। H2SO4 क्या करेगा, जो वाटर ब्रैकेट के बाहर है उसको ऑब्जॉर्ब करके निकाल सकता है। ठीक है, तो बोला गया इसको, इसमें 3 केस लिया गया है, यानी बोला गया इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग तीन कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है। ठीक है, हमको तीनों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना है। तो बोला गया कि पहले कॉम्प्लेक्स में हम डाल रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स हम ए बोल दे रहे हैं, इस ए कॉम्प्लेक्स में अगर H2SO4 ऐड किया गया तो वाटर का लॉस हुआ 0%। एक कॉम्प्लेक्स बी है, जिस कॉम्प्लेक्स में अगर हम ऐड कर रहे हैं H2SO4 को तो वाटर का लॉस हो रहा है 6.75%, ये लॉस हो रहा है। ठीक है, और लास्ट कॉम्प्लेक्स इसको हम सी बोल रहे हैं, उसमें वाटर ऐड करने पे जो लॉस का परसेंटेज है वो 13.5% है। कितना है, 13.5% है। आपको बताना है ए बी सी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी सी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे फास्ट। जब उस क्वेश्चन में जाना ना, इस मॉलिक्यूल का मोलर मास इतना होता है, 270.5 होगा। ठीक है, इसमें अगर 0% अगर लॉस हो गया इसका मतलब कोई वाटर बाहर नहीं होगा, कोई वाटर बाहर नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान देना। तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर मत लेना, तो सारा वाटर मॉलिक्यूल अंदर ले ले। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है, मोलर मास का अगर हम 6.75% लॉस को अगर निकालते हैं तो निकल के आ रहा है 18 ग्राम। यानी इस मॉलिक्यूल में एक मोल वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, और 13.5% लॉस का मतलब क्या होगा, 36 ग्राम। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे, इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दोगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर में ध्यान देना, अगर आपके पास Ag हो, सिल्वर हो, तो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है जब आपका लिगेंड क्या होगा, Cn होगा, अमोनिया होगा। यानी नॉर्मली क्या होता है, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। नॉर्मली क्या होगा, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान ना, तो हम लोग का फोकस अब है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल है, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल डू नॉट चेंजेस। नॉर्मली क्या होता है कि ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो होता है वो चेंज नहीं करता है, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर अनायन कॉमन हो जाएगा, इफ अनायन बिकम कॉमन देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो अनायन अगर कॉमन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोचना ध्यान देना। जैसे मान ले FeCl2 है, उसमें हम डाल रहे हैं KCN एक्सेस में, तो देखो उसको अप्रोच कैसे करना समझा रहे हैं आपको ध्यान से। मान लेते हैं कि आपके सामने लिया हुआ है FeCl2, ठीक है, उसमें KCN लिया हुआ एक्सेस में, KCN लिया हुआ एक्सेस में। ठीक है, उसको करना क्या था ना, आपको पता है कि FeCl2 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जी, +2 है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका जो Cn है वो Cl को रिप्लेस करेगा, जो Cn है वो Cl को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यानी क्या हो रहा है, FeCN फॉल्ट वाइज, FeCN फॉल्ट वाइज। ठीक, अब ध्यान ना,
फिर से हम डाल रहे हैं KCl, फिर से डाल रहे हैं KCl, तो ध्यान देना। अब देखो यहाँ भी CN है और यहाँ भी CN है, तो अनायन कॉमन हो गया, अनायन कॉमन हो गया, तो अगला स्टेप होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करें, ध्यान देना। आपका ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका सेंटर मेटल का चेंज नहीं करेगा, यानी यहाँ पे Rn+2 में है तो कॉम्प्लेक्स में भी आयरन का स्टेट +2 होगा। तो मान लेते हैं कि मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। Fe का नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, यानी इसमें Fe में कितना लिगेंड हम अटैच करेंगे, तो हम 6 लिगेंड को अटैच करेंगे, तो यहाँ पे 6 CN को अटैच करना है, ठीक है। अब Fe पे चार्ज कितना +2 है, Fe का चार्ज +2 है और CN का चार्ज -1 है, तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना आएगा, तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, चलो तो -4 आ जाएगा, ठीक है। इस -4 को बैलेंस करने के लिए आपके पास कौन सा आयन है, तो मेरे पास है K+ आयन। क्या है, K+ आयन, तो K+ आयन को डाल दे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा K4 FeCN6। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर FeCl2 में हम डालेंगे KCN एक्सेस में, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा K4 FeCN6, ठीक है। सिमिलरली इसका एक और क्वेश्चन में हम बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनना। थोड़ा दोबारा सुनिए। हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। आपके सामने फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसको। आपके सामने FeCl2 था, FeCl2 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2 है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम KCN डाल रहे हैं एक्सेस में, हम KCN डाल रहे हैं एक्सेस में, तो वो क्या पहले स्टेप में होगा क्या, Cl को CN रिप्लेस करेगा, Cl को CN रिप्लेस करेगा, तो Cl2 को हटाओ तो क्या होगा, CN2 होल ट्वाइस होगा, CN2 होल ट्वाइस होगा, ठीक है। अब चूंकि KCN एक्सेस में है तो Cl को CN हटाने के बाद भी आपके पास KCN बचा हुआ रहेगा। तो अब ध्यान देना, अब यहाँ भी CN है और यहाँ भी CN है, यानी अनायन हो गया कॉमन, अनायन हो गया कॉमन। तो अगला स्टेप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपको हम पहला क्या पॉइंट बताए थे कि आपको सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको चेंज मत करना, ठीक है। नॉर्मली चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आयरन का स्टेट +2 है, तो कॉम्प्लेक्स में भी क्या होगा, आयरन का स्टेट +2 ही होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपको पता है कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है 6। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर्मली क्या होता है, 6 होता है। तो Fe के साथ हम क्या किए, 6 CN को हम ऐड कर दिए, Fe के साथ 6 CN को हम ऐड कर दिए। अब Fe का स्टेट +2 था, Fe का +2 स्टेट में 6 CN जब ऐड होगा तो ब्रैकेट पे चार्ज क्या बनेगा, तो ब्रैकेट पे चार्ज आएगा -4। अब इस -4 को बैलेंस करने के लिए मेरे पास कौन सा आयन है, तो मेरे पास K+ आयन है। तो कितना K को हम अटैच करेंगे सिस्टम में, तो हम 4 K को अटैच करेंगे, तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, K4 FeCN6, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। नो अब ध्यान देना, इसी में अगर मानते हैं कि ऐसा कुछ अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है FeCl3 प्लस KCN, तो ध्यान देना इसको हम डायरेक्ट बना के दिखाया आपको। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। इसका +3 स्टेट है, तो कॉम्प्लेक्स में भी आयरन का होगा +3 स्टेट। अब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड क्या अटैच करेंगे, CN अटैच करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का कितना होता है, 6 होता है। CN कितना होगा, 6 CN अटैच करना। अब आयरन का +3 स्टेट है और 6 CN जब अटैच करोगे तो इस पर चार्ज कितना आएगा, तो ब्रैकेट पर चार्ज कितना आएगा, -3 आएगा। उस -3 को बैलेंस करने के लिए अब कितना पोटेशियम अप्लाई करोगे, तो 3 पोटेशियम बाहर अप्लाई करोगे, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K3 FeCN6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो नो सर। नहीं। अब ध्यान देना,
तो आप लोग मुझे बताओगे कि CuCl2 प्लस KCnXS कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? ठीक है, CuCl3 प्लस KCnXS कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? प्लस HgCl2 मरकरी है, उसमें डालेंगे हम KIXS कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? ठीक है, इन सब का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख होगा फटाफट आपको। तो बच्चों लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। पहले तो आपको पता है कि मरकरी के कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 4 होता है। तो 4 होगा, इसका मतलब इसमें 4 लिगेंड हम अटैच करेंगे, यानी यहाँ पे Hg होगा और I4 होगा। चूंकि Hg का चार्ज +2 स्टेट है और I पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है, तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना होगा? -2 होगा। -2 को बैलेंस करने के लिए आपके पास K प्लस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2 HgI4। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नाम होता है नेस्लर रिएजेंट्स। नेस्लर्स रिएजेंट इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान देना। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है CuCl3 KCn लिया हुआ है। ठीक है, अब CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो चलो ध्यान देना, कोबाल्ट में कितना CN आप अटैच करोगे? तो कोबाल्ट में 6 CN अटैच हो सकता है। 6, क्योंकि कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, तो 6 CN आप अटैच कर दिए। ब्रैकेट पे चार्ज कितना जाएगा? तो गौर करना चार्ज कितना होगा। तो ब्रैकेट पे चार्ज होगा -3। इस -3 को बैलेंस करने के लिए K प्लस लगा दोगे, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K3COCN6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस लिया हुआ है कोबाल्ट का, तो गौर करना। आप हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उस केस में क्या CN कैसा, CN माइनस कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आपको हम बता चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में कोबाल्ट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है। तो CN में जो करेगा, एक कोबाल्ट +2 को कहाँ भेज देगा? +3 स्टेट में, यानी यहाँ पे कोबाल्ट को +3 स्टेट में शिफ्ट कर देना आपको। तो KCnXS में होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? कोबाल्ट को +2 से +3 में भेजेगा। अब आपको पता है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन पर कितना 6 होता है, तो उसमें 6 CN को आप अटैच कर दोगे। तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना हो? -3। इस -3 को बैलेंस करने के लिए आप के लगाओगे। कितना के लगाओगे? तो 3 के लगाओगे, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K3COCN6। ठीक है, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और इतना समझ में आ चुका है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ केस लिया हुआ है NiCl2 का। ध्यान देना, NiCl2 में अगर हम डालेंगे KCN, तो KCN डालने पे कितना लिगेंड अल्टीमेटली निकल अटैच करेगा? तो 4 लिगेंड अटैच करेगा। और बाहर -2 चार्ज होगा, उसको बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम बाहर लगा देना, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2NiCN4। सिमिलरली अगर NiCl2 में डालेंगे KCl, तो Cl अल्टीमेटली जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो Cl कितना होगा? 4 होगा। तो NiCl4 और ब्रैकेट में चाहे -2 होगा, जिसको बैलेंस करने के लिए बाहर आप K2 लगा दोगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, बाकी FeCl3 में हम डालेंगे KSCN, तो इसमें
आपको पता है कि इसमें लिगेंड कितना अटैच करेगा, Fe 6 लिगेंड अटैच करेगा, तो FeSCN6 होगा और बाहर में -3 चार्ज होगा। इस -3 को बैलेंस करने के लिए आप K कितना लगाओगे, तो 3K को अटैच कर दोगे, 3K को अटैच कर दोगे। ठीक है, अब ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि NiCl2 में हम डालेंगे KCl, तो कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन शेप क्या होगा, तो KCl डालने पे कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, NiCl4, बाहर में 2K लगा देंगे। इस कॉम्प्लेक्स में Cl वीक फील्ड लिगेंड है और निकल +2 सेट में है, तो निकल का 28 होता है, तो इसमें निकल का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, D8 होगा। तो चूंकि लिगेंड वीक है तो क्या होगा, बाहर लिगेंड बाहर जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा और शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर इसी में डालेंगे हम अमोनिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया में क्या होता है, निकल 6 अमोनिया को अटैच करता है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, अमोनिया वाले केस में 6 इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो NiNH3 होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 शेप इज ऑक्टाहेड्रल, शेप इज ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वाटर डाल देंगे, वाटर, तो वाटर में भी क्या होता है, 6 वाटर अटैच करेगा, 6 वाटर अटैच करेगा। ठीक है, तो 6 वाटर अटैच करेगा तो फिर से हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली इस केस में अगर हम डालते हैं KCN, क्या डालते हैं, निकल वाले में KCN डालेंगे, तो KCN में निकल में 4 CN अटैच होगा। ठीक है, और बाहर चाहे -2 होगा, उसको बैलेंस करने के लिए दो K को अटैच कर दोगे, 2K को आप अटैच कर दोगे। अब CN कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और निकल में D8 केस है, तो यहाँ पे चूंकि अगर हम पेयरिंग करेंगे तो एक d ऑर्बिटल खाली हो सकता है, तो CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है पेयरिंग कर देगा और हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2 और शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ना, जो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक, तो कॉपर सल्फेट में ध्यान दोगे, अगर हम अमोनिया पास करते हैं, अमोनिया पास करेंगे, तो अमोनिया वाले केस में ध्यान देना, तो अमोनिया वाले केस में 4 लिगेंड अमोनिया का अटैच कर देना। ठीक है, तो कॉपर +2 सेट में है, उसमें अमोनिया अटैच कर देंगे 4, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, CuNH3 बाहर हो जाएगा SO4। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है, ये होता है डीप ब्लू, क्या होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है, और इसको हम बोलते हैं लोग स्विट्जर रिएजेंट नाम दिया गया इसका, इसका नाम क्या दिया गया है, स्विट्जर रिएजेंट नाम दिया गया इसका। ठीक, ये तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, यानी कॉपर के सॉल्यूशन में अगर हम डालेंगे अमोनिया तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो ये आपका एक्सेप्शन केस था, हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सब हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है जी, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। इसका हाइब्रिडेशन में अगर हम बात किए थे, हाइब्रिडेशन बोला गया था, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, या तो DsP2 होगा, ऐसे बेटर एक्सप्लेनेशन में दिया था कि DsP2 से बेटर क्या होगा, इसमें sp2d बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, sp2d बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहेगा अपना कॉपर के बारे में। अब ध्यान ना, कॉपर का ये तो अमोनिया वाले केस में ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ध्यान देना, कॉपर में अगर अमोनिया ना हो तो नॉर्मली अगर लिगेंड होता है तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d10 होता है। अगर इसमें से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है जी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका S से, कहाँ से निकलेगा, S से निकलेगा। ठीक है, तो S से निकलेगा, उस केस में ध्यान देना, आपका क्या बनेगा, कॉपर +1 बनेगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो वो कहाँ से निकलेगा, तो D10 से निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि D10 मतलब फुलफिल स्टेबिलिटी को अटेंड किया हुआ है,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, हाईली डिफिकल्ट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, हाईली डिफिकल्ट होता है। तो बोला क्या जाता है कि कॉपर +1 से +2 बनना तभी पॉसिबल है जब आपका सॉल्वेंट वाटर होगा। जब आपका सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी आपके इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में कॉपर का जो +1 स्टेट है अपने +2 स्टेट में जाएगा। कॉपर का जो +1 स्टेट है वो कॉपर के +2 स्टेट में जाता है। ठीक है, कब, जब आपका सॉल्वेंट क्या हो, वो सॉल्वेंट वाटर हो। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जो आपका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका वैल्यू काफ़ी हाई होता है, यानी कॉपर +1 से +2 जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो होता क्या है कि अगर आपका सॉल्वेंट अगर वाटर होगा तो वाटर जो होता है वो हाइड्रेशन, जब कॉपर +2 फॉर्म करेगा तो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज करता है। हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज करता है, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा वही आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है यानी I2 है, उसको कॉम्पनसेट करता है। तो अगर आपका सॉल्वेंट वाटर होगा उस केस में कॉपर +2 बनना फेवर करेगा। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉपर आयन का वाटर से इंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि कॉपर जो भी आयन है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो उसका डायरेक्ट इंट्रैक्शन पानी के साथ नहीं होगा, वाटर से इंट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। उस केस में बोला जाता है, ध्यान देना, वही बोला गया है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉपर एग्जिस्ट एज ए +1 स्टेट। नॉर्मली क्या होता है, कॉपर +1 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट कब होगा, जब वाटर और अमोनिया होगा। तो वाटर और अमोनिया वाले केस में कॉपर +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स में। बाकी सारे केसेस में कॉपर एग्जिस्ट करता है अपने +1 स्टेट में। कॉपर कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है जो +1 स्टेट में। ठीक है, एक्सेप्ट जब लिगेंड होगा वाटर एंड अमोनिया वाले केस में कॉपर +2 स्टेट में होता है कॉम्प्लेक्स में। बाकी सारे केस में क्या लेंगे, एज ए +1 स्टेट। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि वंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कॉपर जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो वाटर से इंट्रैक्शन होगा नहीं तो क्या होगा, कॉपर +1 का +2 स्टेट में जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर अगर कॉपर +2 स्टेट में होगा भी तो खुद को वो भेजेगा +1 स्टेट में। यानी जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो कॉपर का जो स्टेट है +2 से +1 में चला जाता है, +2 से +1 में चला जाएगा। अगर वो +2 स्टेट में होगा भी तो ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अपने आप को +1 में भेज देगा। और ध्यान रखना, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यूपरिक क्लोराइड दिया हुआ आपके पास CuCl2, हम डालेंगे KCnXS। क्या डालेंगे, KCnXS, तो क्या होगा, तो पहले तो क्या होगा, पहले इसमें Cl को हटा के सीन आएगा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स बनने से पहले होता क्या है कि ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता क्या है कि +2 जो स्टेट है वो खुद को भेजता है +1 स्टेट में। तो बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 जाएगा। अब आपको पता है कि चूंकि CN क्या लिगेंड है तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 4 होता है। तो कॉपर में 4 लिगेंड को अटैच करना। लेकिन ध्यान देना, अब कॉपर का स्टेट +1 हो चुका है, तो +1 जब होगा तो +1 में माइनस को जब ऐड करोगे तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना होगा, तो ब्रैकेट पे चार्ज होगा -3। उस -3 को बैलेंस करने के लिए अब 3K को अटैच कर देना, यानी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा K3CuCN4, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान देना इस चीज। कॉपर में ही एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है, उसे ध्यान देना। एक केमिकल का नाम होता है हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में हाइपो, Na2H2O3, इसको बोला गया हाइपो। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर कॉपर के सॉल्ट में मैं ऐड करता है हाइपो तो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। जब भी कॉपर +2 स्टेट हो उसमें हम डालोगे हाइपो तो कॉम्प्लेक्स बनता है 465। क्या क्या लिखोगे आप उसको, 465।
तो जब भी हम कॉपर के +2 स्टेट में हम हाइपो ऐड करते हैं तो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका नाम रखा गया है 465। 4 का मतलब Na4Cu6S2O3 5। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ हाइपो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है 465 Na4Cu6S2O3 5। इसमें कॉपर का स्टेट होता है, कॉपर का स्टेट होगा +1 स्टेट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सर एक डाउट था सर। बोलो बच्चा। सर जो था ना वो ऊपर वाला CuCl2 KCN एक्सेस वाला जो केस था ना सर, वहाँ पे हम लोग कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था। सो सर हम लोग तो CN ऐड करेंगे तो क्या वो +2 से +1 हो जाएगा? मतलब रिवर्स कंडीशन भी होता है? हो जाएगा। ठीक है, लिगेंड फॉर्मेशन में ही तो मैं बता रहा था आपको ना कि लिगेंड जब फॉर्म करता है तो अगर आपका +2 सेट होगा तो +2 सेट भी चल जाएगा +1 में। मतलब कि सर जब वो +1 में था, फॉर एग्जांपल वो +1 में है और वाटर ऐड करेंगे तो वो +1 से +2 हो जाएगा। हाँ, +2 चला जाएगा वो। अच्छा, वो इस केस में उल्टा हो रहा है। हाँ, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, कि ड्यूरिंग ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है कि कॉपर +2 से +1 जा रहा है, क्योंकि +2 से +1 जाने में उसका एनर्जी फेवर्ड कंडीशन है, उसमें कहीं नहीं कि उसका एनर्जी का गेन हो रहा है प्रोसेस में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे +2 से +1 चला जाएगा वो। हाँ, बात समझ में आया? आ गया। अब बताओ ना, एक मॉलिक्यूल होता है ब्लू विट्रॉल, एक मॉलिक्यूल होता है ब्लू विट्रॉल, उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। ठीक है, इसका एक्चुअल अगर फिगर बनाकर मैं दिखाऊंगा तो ऐसा कुछ होता है कि कॉपर में 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर होता है और बाहर में सल्फेट होगा और 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें सही से तो ध्यान देना ऐसा कुछ होता है। तो कॉपर +2 का आयन होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल इसमें लिगेंड की तरह काम करेगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल इसमें लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक, और बाहर सल्फेट आयन है, बाहर सल्फेट आयन है, और बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, जो कि यहाँ H बॉन्डेड से अटैच है। ठीक है, तो ये वीकली बॉन्डेड होता है, ये वीकली बॉन्डेड होता है। तो ब्लू विट्रॉल के फिगर में एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। ठीक है, अब ध्यान ना, ब्लू विट्रॉल के फिगर में सारा टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, ये आपका आयनिक बॉन्ड है, आयंस के बीच का आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ सकता है आपसे। अब ध्यान देना, चूंकि आपका एक बहुत वीकली वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, तो इस ब्लू विट्रल को जब आप एयर में डालते हो, एयर में डालोगे तो होगा क्या, जो वीकली बॉन्डेड H2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, यानी वो बहुत इजीली बाहर निकल जाता है। तो आपका जो फॉर्मूला नया बनेगा वो बन जाएगा CuSO4.4H2, CuSO4.4H2 बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके अलावा आपको बता चुके हैं कि अगर मेरा सिल्वर मेटल कोबाल्ट होता है, क्या होता है, कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट में आपको क्या बता चुका हूँ, क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का होता है +2 से +3 में चेंज होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसको हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए बस आपको याद कर लेना है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कोबाल्ट का जो स्टेट है +2 वो खुद को भेजेगा +3 स्टेट में। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके अलावा आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है CO मरकरी HCN4। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में ध्यान देना
इसमें कोबाल्ट और मरकरी दोनों ही सेंट्रल मेटल होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स एक लीनियर एक पॉलीमर की तरह होता है। जैसा मरकरी हो गया, फिर कोबाल्ट हुआ, फिर मरकरी आ जाएगा, फिर कोबाल्ट होगा, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, दोनों का शेड +2 है, बट दोनों यहाँ पे सेंट्रल मेटल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एक पॉलीमर की तरह होता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। वैसा कलर होता है ब्लू, इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है ब्लू। ठीक, अब इसमें ध्यान दोगे जो एसियन है, एसियन यहाँ पे इसका एक एन सेंटर एक सल्फर सेंटर है, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में सल्फर सेंटर एक को डोनेट करेगा, एक को डोनेट करेगा, एन सेंटर डोनेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉलीमर फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान देना, इससे पूछेगा कि मरकरी का इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो मरकरी में 4 लिगेंड अटैच हो रहा है, तो मरकरी होगा sp3 टेट्राहेड्रल। सिमिलरली कोबाल्ट का बात करते हैं तो कोबाल्ट +2 सेट में है, यानी D7 केस है। तो D7 केस में भी एसिन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग करेगा नहीं। तो पेयरिंग करेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, कोबाल्ट +2 का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, और शेप क्या होगा, शेप होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इसमें कोबाल्ट में कितना अनपेड होगा, तो कोबाल्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 3। ठीक है, मरकरी में अनपेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि मरकरी क्या था, D10 कॉन्फ़िगरेशन में था, तो वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोग तो पूछ सकते हो। चलो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में कोई डाउट है आप लोग को? नो सर। ठीक है, चलो, तो अगला अपना फोकस हो जाएगा ट्रांस इफेक्ट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चलो, ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट एक छोटा टॉपिक अपने पास। ठीक है, ये टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक एक ही बार पूछा हुआ है। ये टॉपिक अपना नीट जेईई मेन के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग बोलते हैं सिलेबस से बियॉन्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट से क्वेश्चन आना मुश्किल है, मतलब क्योंकि टॉपिक अपने सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। फिर भी चूंकि क्वेश्चन एक बार आ चुका है तो हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, जो ट्रांस इफेक्ट है उसको स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में देखा गया है। कहाँ देखा गया है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में देखा गया है। ठीक, तो ध्यान देना, आपके सामने हम एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसके पास 2 लिगेंड अटैच है, एक ए है, एक बी है, और एल एल अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 लिगेंड एल है और एक लिगेंड ए है, एक लिगेंड बी है। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम अमोनिया डाल रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अमोनिया एल को रिप्लेस करने वाला है, अगर हम ज्यूम करते हैं कि अमोनिया एल को हटाने वाला है, एल मतलब लिगेंड को हटाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि अमोनिया ए का जो ट्रांसपोजिशन है, इसको हम बोलते हैं ए का ट्रांसपोजिशन। ठीक है, सिमिलरली बी का ट्रांसपोजिशन कौन है, बी का ट्रांसपोजिशन है, ये बी का ट्रांसपोजिशन है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि जो अमोनिया आप ऐड कर रहे हो वो ए का जो ट्रांसपोजिशन है, यानी ए का जो ट्रांसपोजिशन का जो एल है उसको हटा रहा है, उसको रिप्लेस करेगा। ठीक, तो उस केस में ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ए का ट्रांसपोजिशन रिप्लेस होता है तो हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, और अगर हम नीचे एक और केस ले रहे हैं, जब बी का जो ट्रांसपोजिशन में जो एल है उसको रिप्लेस करो अमोनिया से, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, यानी जिसका ट्रांसपोजिशन का लिगेंड रिप्लेस होगा उसका ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट का एक ऑर्डर दिया हुआ है, ट्रांस इफेक्ट का एक ऑर्डर दिया हुआ है।
और जो ऑर्डर है यही एग्जाम में आपको पूछा हुआ था। ये जो ट्रांसफर का ऑर्डर है इसी पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था आई थिंक नीट 2016 में। ठीक है, तो नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ट्रांसफर के ऑर्डर पे। चार ग्रुप दिया हुआ था, उन चारों ग्रुप का ऑर्डर अरेंज करना था ट्रांसफर का, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो अरेंज कर सकते थे आप। ठीक है, अब ध्यान है ना, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो मान लेते हैं आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है PtCl4-2, एक कॉम्प्लेक्स है PtCl4-2। इस कॉम्प्लेक्स में हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं। यहाँ तो हम किसी भी क्लोरीन को हटा के अमोनिया ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सारा क्लोरीन है तो कहीं भी हटा के हम अमोनिया ऐड कर दिए, तो हम अमोनिया पे ऐड कर चुके हैं। अब ध्यान देना, अब जब हम सेकेंड अमोनिया डालेंगे, हम डालेंगे तो वहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा। देखो, जो सेकेंड अमोनिया जो है तो इसको हटा के रिप्लेस करो तो कुछ नया तो बनेगा नहीं। अगर ए अमोनिया हटेगा दूसरा अमोनिया आएगा तो मतलब सेम ही बनेगा, तो इसी को हम छोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो अब ध्यान ना, यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक अमोनिया है। तो इस क्लोरीन का ट्रांसपोजिशन कौन है, तो इसका क्लोरीन का ट्रांसपोजिशन ये क्लोरीन है। और इस अमोनिया का ट्रांसपोजिशन कौन सा है, इस अमोनिया का ट्रांसपोजिशन ये वाला क्लोरीन है। ठीक है, ये वाला क्लोरीन है। ठीक, अब ध्यान ना, तो अगर मान लेते हैं हम एक बार चेक कर लेते हैं कि किसका ट्रांसफर हाई होता है, तो वो चेक करना। तो अमोनिया का ट्रांसफर यहाँ पे है और क्लोरीन का ट्रांसफर यहाँ पे है, यानी हम बोल सकते हैं अमोनिया एंड क्लोरीन में ट्रांसफर किसका हाई होता है, तो हाई होता है क्लोरीन का। इसका मतलब कि अगर आपके पास दो पोजीशन है तो अमोनिया का ट्रांस पोजीशन कौन सा था, ए वाला क्लोरीन था, और क्लोरीन का ट्रांसपोजिशन कौन सा था, ए पोजीशन था। तो चूंकि क्लोरीन का ट्रांसफर हाई होता है तो जो अगला अमोनिया होगा वो इस Cl पर अटैक करके हटा देगा, यानी अगला आपको बनेगा कंपाउंड क्या बनेगा, तो आपका ऐसा कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम सिस्प्लेटिन। क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन का जो ट्रांसफर है वो अमोनिया से ज़्यादा होता है, वो अमोनिया से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि इफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन Cl, अगर ऐसा मान लेते हैं तो उस केस में जो हम अमोनिया डालेंगे तो अमोनिया किसके ट्रांस में अटैच होगा, तो चूंकि अमोनिया का ट्रांसफर हाई है तो अमोनिया का जो ट्रांसपोजिशन है उसको हटा के आप अमोनिया अटैच करोगे, यानी उस केस में ऐसा फिगर बनेगा। यहाँ भी अमोनिया है और इसका ट्रांसपोजिशन में यहाँ भी अमोनिया होगा, तो उसमें ऐसा बनेगा। तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसप्लेटिन। ये तो होता है सिस्प्लेटिन, एक होता है ट्रांसप्लेटिन। ठीक है, तो ट्रांसप्लेटिन फॉर्म नहीं करता है, ये फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ट्रांसफर क्लोरीन का ज़्यादा होता है, इसलिए सिस्प्लेटिन फॉर्म करता है, ट्रांसप्लेटिन फॉर्म नहीं करता है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि वाई ट्रांसप्लेटिन इज नॉट फॉर्म, तो क्या बोलोगे, क्योंकि ट्रांस इफेक्ट ऑफ Cl इज ग्रेटर देन अमोनिया। ठीक है, इसलिए ट्रांसप्लेटिन फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहा है इसका एप्लीकेशन। अब ध्यान ना, जो सिस्प्लेटिन जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये होता है एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप। ये ट्रांसफर में कोई दिक्कत हो, चलो आपको ट्रांसफर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा चलो, EN का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ध्यान ना, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ था तो बहुत लोग उसके पीछे देख रहे थे कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता क्यों है। ठीक है, यानी इसका बनने के पीछे ड्राइविंग फोर्स होता क्या है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, तो कुछ लोग बोल रहे थे सेम उस टाइम में ही लेविस थ्योरी ऑफ ऑक्टेट पॉपुलर था। लेविस थ्योरी ऑफ ऑक्टेट क्या था? पॉपुलर था। तो लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या सीखे थे कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, तो टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वही चीज यहाँ दिया, वही चीज यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करता है, तो बोला गया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसलिए करता है ताकि इसका जो मेटल है वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोला गया, ध्यान देना। तो यहाँ पे EN का फुल फॉर्म क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज किस लिए किया गया था? तो इसका यूज किया गया था तो टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बोला गया था कि अगर सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर इक्वल टू हो जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देन इट इज एज्यूम टू बी स्टेबल, देन इट इज एज्यूम टू बी स्टेबल। ठीक है, बट ऐसा बहुत सारे केसेस बाद में आया जहां देखा गया था कि अगर अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर नहीं भी होगा तब भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, तब भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो बस जरूरी नहीं है कि नोबल गैस के बराबर हो तभी स्टेबल होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते किसको है। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है कि EN कैसे निकालेंगे किसी मेटल आयन का, तो बोलेंगे सेंट्रल मेटल का जो भी ऑक्स, ठीक है, सेंट्रल मेटल का जो भी है इलेक्ट्रॉन उसको निकाल लेना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड। जितना ही मेटल आयन का जितना इलेक्ट्रॉन होगा प्लस उसमें लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको जोड़ लेना। इसको एग्जांपल सबको समझा दे रहे हैं, बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे मान ले यहाँ पे K4 एफिशिएंसी है, क्या है, K4 एफिशिएंसी है। इसमें इसका मेटल कौन है, तो मेटल है Fe। Fe पे चार्ज कितना होगा, +2। +2 चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, नॉर्मली आयरन में इलेक्ट्रॉन होता है 26। तो अगर हम +2 करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 24। तो सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन 24 है। इसमें लिगेंड क्या, Cn है। अब Cn लिगेंड जो है कितना अच्छे लिगेंड है, और आपको पता है कि हर लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, तो हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। चूंकि लिगेंड टाइप मोनोडेंटेड है तो सार लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 इंटू कितना होगा, 2, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अल्टीमेटली इस कॉम्प्लेक्स में Fe+2 का जो En है वो En कितना निकल के आ जाएगा, तो 24 + 12 कितना होगा, 36 होगा। और अब गौर करना ये जो En है ए इक्वल टू कितना हो, ए इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो रहा है क्रिप्टन के बराबर हो जा रहा है। क्रिप्टन क्या, यानी नोबल गैस के बराबर हो रहा है, यानी इसमें EN रूल फॉलो कर रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या था कि अगर EN का वैल्यू नोबल गैस का बराबर होता है तो कॉम्प्लेक्स क्या हो, स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसको फॉलो कर रहा है। बट ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा जहाँ पे EN फॉलो नहीं करेगा, मतलब EN रूल ओबे नहीं करेगा, तब भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, तब भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि EN रूल ओबे करेगा तभी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा होता है, तो आपसे हमेशा पूछता है कि कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बता दो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 2 टाइप का आएगा। पहला क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आपको ये निकालना पूछेगा।
और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ठीक है, फाइंड EN एंड whether it follow comment if it follow EN rule। इसका मतलब क्या है, अगर EN का वैल्यू अगर नोबुलस के बराबर होगा, अगर नोबुलस के बराबर होगा तो ये EN रूल ओबे कर रहा, नहीं तो ओबे नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे पहला क्वेश्चन का हमें पूछना है कि आप सबका EN बताओ, जो भी हम कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ उसका आपको EN बताना है। EN का मतलब क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना है। जैसे NiC होल 4 है तो निकल का सेट क्या होगा, 0 होगा, तो निकल 0 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 28 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें 4 लिगेंड अटैच किया हुआ है, तो 4 लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 4 लिगेंड से आपका इलेक्ट्रॉन आएगा 8, तो 28 + 8 कितना होगा, 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है FeC होल 5, FeC होल 5 में क्या होगा, Fe का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Fe का स्टेट 0 है तो Fe का इलेक्ट्रॉन 26 होगा, और CO का 5 लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होगा, तो 36। K3COCN होल 6, इसमें भी क्या होगा, जो आपका इफेक्टिव नंबर आ रहा है वो कितना आएगा, 36 आएगा। NiCN होल 4 -2, इसमें निकल का +2 सेट है, निकल +2 में कितना होगा, 26 इलेक्ट्रॉन होगा, और 4 लिगेंड है तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो सम कितना का 34। तो शुरू का जो 3 कॉम्प्लेक्स है ये EN रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इन सबका सम क्या हो रहा है, 36, जो कि नोबल गैस क्रिप्टन के बराबर है। लेकिन हम देख रहे हैं जो 4th नंबर कॉम्प्लेक्स है उसमें EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ आप देखोगे यहाँ पे जो स्टेबल है बट EN रूल को ओबे नहीं करता है, ठीक है। जैसे K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितना, +3 है, तो +3 है तो क्या होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आयरन का 26 होता है, 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या होगा, तो 23 होगा, और लिगेंड चूंकि 6 है तो 6 लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास, तो 12 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दोनों का सम कितना होगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक। सिमरन ध्यान ना, और इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं NiEN होल थ्राइस, तो इसमें निकल +2 सेट में है, तो निकल +2 का 26 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो EN लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक लिगेंड क्या होगा, 2 मोनोडेंटेड के लिगेंड के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे जब तीन अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होगा, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ए कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, नेट करेगा 12 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो सम कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको पता है FeHEM, इसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन होता है टेट्राडेंटेड लिगेंड होता है, यानी एक हीमोग्लोबिन का जो लिगेंड है वो 4 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नेट कितना सम हो रहा है, 32, ठीक है। सिमिलरली MnC होल 6, इसमें Mn का 0 स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 25, और 6 लिगेंड मतलब 12 एक्स्ट्रा ऐड कर देना, तो हो जाएगा 37, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आपसे हर क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, आपको EN निकालना पूछ सकता है। जैसे मान लें कि PT सेल्सियस -2 में पूछेगा, तो PT का इसमें स्टेट कितना है, तो PT का स्टेट आएगा +4। आपको पता होना चाहिए कि PT का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 78 होता है, तो 78 में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना होगा, 74 होगा, और 6 लिगेंड में से मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली सम कितना होगा, 86, यानी इसका जो इस कॉम्प्लेक्स का जो EN है वो कितना हो जाएगा, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो हो जाएगा 86, ठीक है। सिमिलरली PdCl4 -2 में PD +2 सेट में है, PD का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 46, तो PD +2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और +8 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 52 हो जाता है, यानी इस कॉम्प्लेक्स का जो EN है वो हो जाएगा 52,
ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन ध्यान देना, इसमें आईआर है, आईआर में जो लिगेंड है वो है ईडीटी है, तो ध्यान देना ईडीटी -4 होता है, इसमें आईआर का शेड क्या हो +3 होगा, तो आईआर +3 का जो होगा, तो आईआर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 77 होता है, 77, तो आईआर +3 का कितना होगा, तो आईआर +3 का 74 होगा। अब ईडीटी जो होता है वो होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो एक हेक्साडेंटेड लिगेंड जो होगा वो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे ईडीटी -4 कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 86, यानी इस कॉम्प्लेक्स का जो ईएन है यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा वो हो जाएगा 86। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? चलो, इसमें कोई डाउट है आप लोग को? नहीं, नो सर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होगा बच्चे लोग। ठीक है।